ये मैं नहीं कह रहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5,500 करोड़ इल्लीगल इस देश में लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी इस देश में कोविड की चर्चा अगर हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे। और देखिए साहब, इंग्लैंड में देखिए किस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड से भारत का कंपैरिजन करते हैं, नीदरलैंड से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि इंग्लैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ 25 लाख, उतने हमारे यहां झूठन खाते हैं, हमारी उतने लोग इल्लीगल रहते हैं भारत में। ऑस्ट्रेलिया से आप अपनी तुलना करते हैं, हमारे यहां से 10 गुना उनकी जमीन है और 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है भाई, देशों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा तो आपके यहां इल्लीगल माइग्रेंट रहते हैं। ये इल्लीगल माइग्रेंट कैसे आए? हम उठा के कह देते हैं देखिए साहब हमारे यहां की पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस का आसमान से आई है, हमारे बीच में से गई है। तो जो पूरा आपका बांग्लादेश का म्यांमार का बॉर्डर है उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गुनाह किए हैं, जो गुनाह माफ नहीं हो सकते। और आपकी खामोशी आज की आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी आपको, अगर आज आपने अपना रोल नहीं प्ले किया। ये बांग्लादेश से इतने सारे माइग्रेंट कैसे आ जाते हैं? ये म्यांमार से चल के भारत में लोग आते हैं, वहां से घुसते हैं। अब सोचिए, आसाम से, बंगाल से, वहां से होते हुए दिल्ली आते हैं, पठानकोट जाते हैं, जम्मू होते हुए श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। और श्रीनगर में कैसी सरकारें थीं? उनके लिए, यानी भारत की धरती पर रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, XYZ, वो जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर नहीं बच सकता। लेकिन म्यांमार से आए हुआ मुसलमान, बांग्लादेश से आए हुआ मुसलमान इतना लंबा रूट कवर करता है, और श्रीनगर की सरकार उनको मकान बनाती है, उनके लिए आधार देती है, उनको राशन कार्ड बना देती है। यह किसके कारण हो रहा है? आप कह सकते हैं इसके लिए तो पुलिस है। यह आप भी जानते हैं भारत कैसा देश है, यह भी आपको भी पता है कि पुलिस कितनी भी हो जाए, मैन टू मैन नहीं हो सकती पुलिस। अभी एक सभा में दिल्ली में मैंने कहा तो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा पढ़ा करिए भाई, कुछ मनोहर कहानियों के अलावा भी कुछ पढ़ा करिए। 1992 में बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, जो बॉर्डर है आपका, इसलिए मैंने कहा कि बिना जाने तथ्यों के जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार बनाइए। 1992 में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक संधि हुई है। उस संधि का कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वो तो बताना नहीं चाहते जिन्होंने की है। और शायद सरकार में जो लोग गए हैं उनके लिए और चीजें बहुत सारी हैं, वो कितनी समझेंगे 70 साल के पापों को। लेकिन मुझे और आपने समाज में उन बातों को कहने के लिए किसने रोका है? उस संधि का नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। इसके तहत भारत का BSF का जवान बांग्लादेश से आने वाले, म्यांमार से आने वाले उस मुसलमान पे गोली नहीं चला सकता। उस फौजी से मिलिए जाकर के, उस BSF के जवान से मिलिए जाके। वो अपनी बंदूक की रक्षा इसलिए करता है कि उससे नौकरी चली जाएगी अगर छिन गई। 50, 60, 70 की भीड़ में जब मुसलमान बांग्लादेश से अंदर घुसते हैं तो वो डंडे से रोकता है उनको, और सब अंदर आ जाते हैं। और वो जब अंदर आते हैं तो आपके यहां तो खासतौर से बंगाल में खास किस्म के लोग हैं, कश्मीर में खास किस्म के लोग हैं। चोर से कह रहे हैं चोरी करो, और पहरेदार से कह रहे हैं तुम पहरा मत दो। और हम यहां सोचते हैं कि हम सेफ हैं। पूरा पूरा का पूरा देश आपका, कोई कोना ऐसा नहीं है
जिस घड़ी वो चाहेंगे, जिस सेकंड उन्होंने तय कर लिया, और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आग कुछ राज्यों में देर से पहुंचे, लेकिन समझदार नागरिक दूर लगी आग से पहचान जाते हैं कि यहां किसी न किसी दिन आएगी, उसका इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में तो हो रहा है, आसाम में तो हुआ है, सिक्किम में तो हुआ है, मणिपुर में तो हुआ है, कश्मीर में तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहां हैं। जब तक यहां ना आ जाए वो, तब तक नींद कहां खुलने वाली हमारी। इसलिए हम ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि इससे हम समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समाज अगर आज जागृत 5% भी हो जाएगा, तो वो जो 15 साल का जीवन बचा है, वो 5 साल शायद आगे बढ़ जाए। हम इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सब की कोशिश यह है, सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन राष्ट्र में रहने वाला समाज और समाज जो राष्ट्र को चलाता है, जिस दिन वो चैतन्य हो गया, उस दिन इसका जीवन 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। उसमें आप सबकी भूमिका है, बड़े की है, बुजुर्ग की है, जवान की है, लड़की की है, मां की है, बहन की, हर एक की भूमिका है। लेकिन हम अपनी भूमिका तय नहीं करते, दूसरों की भूमिका तय करते हैं। अमित शाह को यह करना चाहिए, मोदी को यह करना चाहिए, योगी को यह करना चाहिए, अब मोदी बुढ़ा हो रहा है, अब योगी को आना। हम यहां बैठे बैठे सरकार बनाते रहते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं। इसलिए कुछ चीजें आपने जानी नहीं। गुजरात के लोग वाइब्रेंट हैं, और सार्वजनिक मंच से कहता हूं बार बार, और शायद आपसे ज्यादा मेरी अपेक्षा है। उसका कारण है कि कुछ लोग जीवन में गलती करते हैं, मानते नहीं है, प्रायश्चित नहीं करते, और किसी गलती का जवाब प्रायश्चित कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। मेरे लिए इस राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं है, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने 1947 का प्रायश्चित 2014 में किया। अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को दुनिया के सामने बहुत करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हम कहते नहीं, सारे नियम पालन होने चाहिए। जब अनार्की हो, जब भेड़ चाल हो, तो कोई रूल काम नहीं करता है। आप युद्ध कैसे जीते, यह महत्वपूर्ण होता है। युद्ध जीतने वाला अनाचारी था, अत्याचारी था, यह इतिहास नहीं लिखता है। जीते हुए लोगों का इतिहास लिखा जाता है। हारा हुआ आदमी कितना भी बड़ा मॉरलिस्ट हो, उसका कोई इतिहास नहीं लिखता है, कोई नहीं लिखता है। आप कहेंगे आने वाली नस्लें विवेचना करेंगी, उनके विवेचना करने का क्या फर्क पड़ता है कि आप आज भी दिल्ली के अंदर जिनको आप आताताई कहते हैं, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने काशी तोड़ी, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, उनके नाम से दिल्ली के अंदर सड़कें हैं, क्योंकि वो जीते हुए योद्धा हैं। उन्होंने कैसा अच्छे तरीके से जीता, झूठ बोल के जीता, यह महत्व नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट देने की बीमारी है। इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने ही नहीं चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार कि आप मुझे कहें कि साहब पुष्पेन जी ने ये बात बड़ी थोड़ा सा वैसे कही है। मैं ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी सिविलाइजेशन से लड़ रहा हूं जिनके सामने कोई किसी किस्म का आदर्श नहीं है। आप रहे हैं उस आदर्श में, आपके पूर्वज रहे हैं कि सूरज डूबने के बाद सेनाएं हथियार रख देती थी, फिर एक दूसरे का मलहम भी लगाने जाती थी, क्योंकि उस समय आदर्श स्थिति थी। अब कसब जो है रात में आता है,
फौज के कपड़े पहन के नहीं आता। इशरत जहां आपके बीच में से आती है। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में, जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल आतंकवाद पूरे क्लाइमेक्स पे है। हर दिन आप हार रहे हैं, हर दिन आप हार रहे हैं। आपके निजी जीवन में कौन दोस्त है, कौन आपके नजदीकी है, वो दोस्त उस पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और हमारे यहां जो लोग थोड़े से भी एक सामान्य वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनके नाम के आगे थोड़ा सा कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण लग जाता है तो फिर वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं।